नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के कुछ लेक्चर्स। इस सीरीज का यह 17वां वीडियो है और आज की चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। हम संघ की कार्यपालिका के विषय में चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर हमने चर्चा की है और आज हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम संघ की कार्यपालिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाल सकें। संघ की कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री का पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। जब हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति के बारे में, तब हमने बताया था कि राष्ट्रपति का पद नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, औपचारिक कार्यपालिका होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। अब जब नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, तो वास्तविक कार्यपालिका यानी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है और इस कारण से प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद है, उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री का पद है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही गौरवशाली पद है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हमने पहले ही बताया, और यह राष्ट्रपति के नाम से जितने भी काम किए जाते हैं उन सब कार्यों को प्रधानमंत्री और उसकी परिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। उन सब पर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। संविधान में यह बात लिखी गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करते हैं। अब यह बात सामान्य रूप से तो सही है, किंतु इसके आगे भी कुछ तथ्य हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता तो है, किंतु किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना देता, बल्कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है या बहुमत प्राप्त गठबंधन है, उसके नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा होता, उस समय जिस भी दल को ज़्यादा मत प्राप्त हुए रहते हैं या जिस भी दल के सदस्य ज़्यादा रहते हैं, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस दल का व्यक्ति अन्य पार्टियों को जोड़ करके अपनी सरकार बना लेगा, तो अपने विवेक से राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। अन्यथा सामान्य स्थिति में उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस व्यक्ति को लोकसभा में यानी लोकप्रिय सदन में, निम्न सदन में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त हो, जो व्यक्ति बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान में यही लिखा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है, तब तक वह प्रधानमंत्री के पद पर बना रहता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं हो, तभी की स्थिति में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के समय लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो 1 महीने के अंदर उसे लोकसभा में यानी सदन के पटल पर अपना विश्वास मत साबित करना होगा, विश्वास मत प्रकट करना होगा। विश्वास मत का मतलब मतदान करके यह दिखाना होगा कि हमें बहुमत प्राप्त है, बहुमत वोट हमें मिले हैं। बहुमत का मतलब होता है 50% + 1, 50% के साथ 1 वोट और। ठीक, तो इस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत ही कार्यपालिका के लिए, इन पर चर्चा हमने राष्ट्रपति के पद पर चर्चा कर ली थी। प्रधानमंत्री के पद के बारे में एक अन्य बात है कि उच्च न्यायालय जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने 1980 में कहा कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा वह अनिवार्य नहीं कि पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे तब प्रधानमंत्री बने, बल्कि हाई कोर्ट का कहना है, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि अगर व्यक्ति को पहले प्रधानमंत्री बना दिया गया है और फिर बाद में उसे समय दिया जाएगा कि उचित समय पर वह अपना बहुमत सिद्ध करे और अपनी सरकार का विश्वास साबित करे, तो यह व्यवस्था की गई है। और इसी व्यवस्था के कारण बहुत सारे प्रधानमंत्री भारत में बने भी हैं। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव,
अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इन सब प्रधानमंत्रियों को एक न एक बार ऐसी स्थिति इनके साथ आई है कि प्रधानमंत्री बनने के समय इन्हें विश्वास मत नहीं हासिल था। इन्हें कुछ समय देकर के बाद में लोकसभा में अपना विश्वास मत यानी अपना बहुमत साबित करना पड़ा है। कुछ ने तो बहुमत साबित न करने के कारण अपने त्यागपत्र भी दे दिए हैं और प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है। तो यह तो दिल्ली हाईकोर्ट की बात हुई। इसके अलावा 1997 में उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है, अब यहाँ भी हमने चर्चा की कि जो व्यक्ति लोकसभा का बहुमत दल का नेता होगा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, किंतु कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन लोकसभा का सदस्य न हो, राज्यसभा का भी सदस्य न हो। तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति लोकसभा यानी सदन का सदस्य नहीं भी है तब भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या वह प्रधानमंत्री बन सकता है। केवल शर्त इतनी है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को 2 में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो भारत में इस तरह की भी स्थिति हुई है। प्रारंभ में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस समय उनके पास भी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता नहीं थी। HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, यह जो व्यक्ति हैं इनमें से ज़्यादातर को इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, इन तीनों के पास लोकसभा की सदस्यता नहीं थी बल्कि राज्यसभा की सदस्यता थी और राज्यसभा की सदस्यता होने के कारण इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यह भी अनिवार्य तथ्य है कि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है, किंतु वह प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो भारत में यह स्थिति है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, किंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का जो सदस्य है वही प्रधानमंत्री बन सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो इस तरह भारत में प्रधानमंत्री के पद के लिए जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं उस पर हमने चर्चा की। अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा उसे राष्ट्रपति के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। पद की शपथ का मतलब है कि जो व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा, राष्ट्रपति यह शपथ लेगा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री यह शपथ लेगा कि वह अपने पद का सम्मान करेगा, संविधान का सम्मान करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा, संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा और अपने कर्तव्य जिम्मेदारियों का अच्छे से निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेगा। तो इस तरह की शपथ वह लेगा प्रधानमंत्री। इसी तरह की शपथ मंत्रियों को के लिए भी है। तो मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की शपथ और गोपनीयता की शपथ का मतलब है कि यह इस बात की शपथ लेगा कि वह अपने जो भी सरकारी कामकाज हैं उनके बारे में सूचनाएं या उनके बारे में जो भी जानकारी है वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं प्रदान करेगा। अपने मंत्रिमंडल में और जो भी आवश्यक लोग हैं उन्हीं के साथ शेयर करेगा, किसी अन्य लोगों के साथ उसको शेयर नहीं करेगा जिससे कि उसका कोई दुरुपयोग कर सके, कोई उसका बेजा फायदा उठा सके। तो इस तरह से पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को उन सभी वेतन और भत्तों और सुविधाओं को दिया जाएगा, वो सभी वेतन भत्ते सुविधाएं वह प्राप्त करेगा जो संसद समय समय पर निर्धारित करे। तो संसद अलग अलग अधिनियम पारित करके प्रधानमंत्री और उसके वेतन भत्ते और सुविधाओं का निर्धारण करती है, उनमें बढ़ोतरी करती रहती है समय समय पर। अब प्रधानमंत्री का जो पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है और ब्रिटेन में यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद है प्रधानमंत्री का पद। इसलिए इसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह पूछा भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसका उल्लेख कर दिया गया है कि लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समानों के बीच प्रथम व्यक्ति के रूप में माना है, माने जो अपने बीच के, अपने बराबर के लोगों में प्रथम है, श्रेष्ठ है। और दूसरा, कैबिनेट रूपी चाप का प्रमुख प्रस्तर, यानी जो कैबिनेट रूपी चाप का प्रमुख प्रस्तर, यह 2 बातें लॉर्ड मार्ले ने की है। मैरिसन ने प्रधानमंत्री को सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख व्यक्ति माना है। मैरिसन का मानना है कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में सरकार की मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है। विलियम वार्नर हार्टकोर्ट ने इसे तारों के बीच चंद्रमा कहा है। तो ये सारी जो शब्द हैं, ये जो फ्रेज हैं, इन सबको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षाओं में कभी कभी सीधे बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आ जाते हैं।
जेनिंग्स ने सूर्य के समान प्रधानमंत्री को बताया है, जिसके चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं, अर्थात जितने भी मंत्री हैं और अन्य पदाधिकारी हैं वह प्रधानमंत्री के चारों तरफ ग्रहों की भांति परिक्रमा करते रहते हैं। लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के निर्माण का केंद्र बिंदु है, वह कैबिनेट के जीवन का केंद्र बिंदु है और इस कैबिनेट के मृत्यु का भी केंद्र बिंदु है। एक ऐसी धुरी है प्रधानमंत्री जिसके चारों ओर सारी सरकारी मशीनरी घूमती रहती है। तो लास्की का भी यह कथन महत्वपूर्ण है। इन कथनों पर एक नज़र अवश्य डाल लीजिएगा, क्योंकि यह कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बारे में। वास्तव में एक बात तो आप ध्यान से रखिए कि राष्ट्रपति की जितने भी कार्य और शक्तियों की चर्चा हमने की, उन सभी कार्य और शक्तियों को आप प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियाँ समझिए, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने से नहीं करता सिवाय वीटो के। वीटो का जो उपयोग है वह राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है। अन्य सभी कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से पूछ कर ही करता है, और इस कारण से वो सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य कहलाएंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या कार्य हैं वह उनकी चर्चा हम करते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, अर्थात उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके बारे में प्रधानमंत्री कहता है, जिनकी सिफारिश, जिनका नाम प्रधानमंत्री लेगा, उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। और मंत्रियों को जो भी मंत्रालय आवंटित होते हैं वह आवंटन भी प्रधानमंत्री ही करता है। वह उनके मंत्रालय को समय समय पर बदल सकता है। आपने उदाहरण देखा होगा कि कभी कोई व्यक्ति गृह मंत्री है तो वह रेल मंत्री बन जाता है, जो रेल मंत्री है वह वित्त मंत्री बन जाता है। तो इस तरह से कार्यकाल में या बीच कार्यकाल में भी, कार्यकाल बदलने पर भी प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रालय का आवंटन अपने हिसाब से कर सकता है या उसे अपने हिसाब से बदल सकता है। इसके अलावा किसी मंत्री को पद से हटाने का काम भी प्रधानमंत्री ही करता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा देगा, अथवा वह मंत्री से सीधे भी कह सकता है कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, अर्थात त्यागपत्र मांग भी सकता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त भी करवाता है और हटवाता भी है। प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी अध्यक्षता करता है और वह उसे प्रभावित भी करता है, अर्थात उसकी राय को प्रभावी रूप से माना जाता है। मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री की राय महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित करता है, अर्थात डायरेक्शन देता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है उन पर, और समन्वित करता है, उनके बीच समन्वय स्थापित करता है, जिससे एक मंत्रालय का कार्य दूसरे मंत्रालय के कार्य को प्रभावित न करे, नुकसान न पहुंचाए, उस कार्य को बाधा उत्पन्न न करे। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद के संबंध में राष्ट्रपति पूरी लीडरशिप की भूमिका में रहता है। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री पूरा लीडर की भूमिका में, नेतृत्व की भूमिका में रहता है और वह उसके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सिफारिश करे तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने से मंत्रिमंडल स्वयं विघटित हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिमंडल तभी अस्तित्व में है जब प्रधानमंत्री अस्तित्व में है। तो अगर वह उसकी मृत्यु होती है या वह त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा, वह विघटित हो जाएगा। तो यह तो मंत्रिपरिषद के संबंध में उसकी राय थी। अब राष्ट्रपति के संबंध में उसकी शक्तियां देख लेते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में उसके बहुत ही महत्वपूर्ण और नज़दीकी कार्य हैं। राष्ट्रपति का वह प्रमुख सलाहकार है। यद्यपि वह प्रत्येक शक्ति का, जिस तरह से प्रधानमंत्री में सभी तरह की शक्तियां निहित हैं, उसी तरह राष्ट्रपति में सभी तरह के प्रतीक, सम्मान और गौरव निहित है। इसलिए दोनों का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद की प्रशासनिक और विधायी दोनों तरह के निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। जितने भी प्रशासनिक और विधायी कार्य मंत्रिपरिषद करती है वह राष्ट्रपति को सूचित करे, प्रधानमंत्री को सूचित करेगा। संघ के प्रशासनिक और विधायी सभी तरह के कार्यों की जानकारी अगर राष्ट्रपति मांगता है तो वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएगा। ठीक, दो तरह के कार्य। इसके अलावा राष्ट्रपति
को प्रधानमंत्री, हमने राष्ट्रपति के दौरान भी यह चर्चा की थी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री अपना निजी निर्णय लेता है और अपने निर्णय के बारे में मंत्रिपरिषद से सहमति नहीं प्राप्त करता, तो ऐसे निर्णयों के बारे में भी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्राप्त होगा। वह प्रतिवेदन प्रधानमंत्री ही प्रदान करेगा। तो कोई निर्णय मंत्रिपरिषद की सहमति के बिना किसी मंत्री द्वारा लिया गया है तो राष्ट्रपति को वह सूचित करेगा। इसके अलावा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि के संबंध में जितनी भी नियुक्तियां ये हो रही हैं, इन सब में प्रधानमंत्री की सलाह, उसके मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। कभी कभी इन संबंधों में कुछ तनाव भी देखने को मिलता है। आप ज़्यादातर देखेंगे राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच भी कुछ तनाव की चर्चा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में भी तनाव की चर्चा। तो यद्यपि यह राजनीति का विषय है, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का पद महत्वपूर्ण होता है और दोनों धुरियों पर ही यह सरकार की गाड़ी चल पाती है। इसलिए यह बहुत ही समन्वय और सामंजस्य की भी व्यवस्था यहाँ पर आवश्यक होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कुछ संबंध संसद से भी होता है। संसद में वह लोकसभा में सदन का नेता होता है। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने के लिए सिफारिश करता है। अभी हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी कि वह राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्रावसान करता है, लोकसभा का विघटन करता है। तो यह सारे कार्य वह प्रधानमंत्री से पूछकर करता है। इसके अलावा सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं, उन नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री के अन्य भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे वह नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग था, उसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इस तरह की जितने भी परिषद राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वह विदेश नीति का निर्धारक होता है। वास्तव में डिप्लोमेट और उनका स्वागत इत्यादि तो राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है गौरवशाली रूप में, लेकिन वास्तव में विदेश नीति का निर्धारक, किस देश से संबंध बनाने हैं, किस देश से संबंध बिगाड़ने हैं, यह निर्धारण मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री मिलकर करते हैं। इसके अलावा वह केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। केंद्र सरकार में वही निर्णय माने जाते हैं जो प्रधानमंत्री के निर्णय होते हैं। आपदा प्रबंधन के दौरान वह आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन का भी प्रमुख होता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है और तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख का मतलब, अभी तक तो हमने सुना कि तीनों सेनाओं का राष्ट्र प्रमुख जो है वो सेनापति राष्ट्रपति होता है, किंतु उन सेनाओं पर जो निर्णय लिए जाते हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति लेता है, अपने स्वयं से नहीं। अब राष्ट्रपति के अलावा जितना महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है, उतना ही महत्वपूर्ण पद मंत्रिपरिषद का है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 और मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 75 में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, यह भी अनुच्छेद 74 में कहा गया है। हमने पहले ही बताया कि वो सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है। अगर वह पुनः से दोबारा उसी तरह की सलाह देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 42वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस नहीं भेज सकता, किंतु 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि यह जो 42वां संशोधन था इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, और यह जो 44वां संशोधन था यह जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल था, जो कि आपातकाल के विरोध में सरकार बनी थी। इसीलिए उसने आपातकाल के विरोध में जो सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, उस सरकार ने प्रधानमंत्री के या मंत्रिपरिषद की तानाशाही के विरुद्ध राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि एक बार वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सके।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद को जो भी सलाह दी जाएगी, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाएगी उसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी, वह न्यायालय की जांच से मुक्त सलाह होगी। तो यह न्यायिक उसको छूट प्राप्त है मंत्रिपरिषद को। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, इस बारे में चर्चा की गई है। अर्थात मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो भी है उसमें सारे सदस्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्त होंगे। इनकी संख्या जो है, मंत्रिपरिषद की संख्या जो है, कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक समय ऐसा आया था कि मंत्रिपरिषद में बहुत सारी तुष्टीकरण इत्यादि को शामिल करने के लिए राजनीतिक हित साधने के लिए मंत्रियों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा था। इसीलिए यह अधिनियम पारित किया गया 2003 के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन किया गया कि जो लोकप्रिय सदन है, यानी केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, उसके 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा मंत्रियों का या मंत्रिमंडल का जो लंबा चौड़ा विस्तार होता था उस पर रोक लगाई गई। इसके अलावा दल बदल विधेयक जो कि 87 या 89 में पारित किया गया था। दल बदल का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और उसके बाद मंत्री पद की लालच में वह दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, तो इस तरह दल बदलने वाले की सदस्यता चली जाएगी, वह संसद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। तो दल बदल वाले व्यक्ति को भी, दल बदल जिसके ऊपर लागू, उस व्यक्ति को भी मंत्री नहीं बनाया जा सकता। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे और राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री के इच्छा से वो मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब कि अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रत्येक मंत्री का निर्णय माना जाएगा, यानी वो सामूहिक रूप से डूबेंगे, सामूहिक रूप से तैरेंगे। लोकसभा में जो भी निर्णय माना जाएगा वह सारे मंत्रियों का, भले ही वह एक मंत्री का निर्णय हो, कुछ मंत्री उससे सहमत न हो, फिर भी अगर मंत्रिपरिषद में वह पारित हो गया है तो वह सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व माना जाएगा। मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है वह मंत्री का पद धारण कर सकता है, किंतु 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन का सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। जैसे हमने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह से मंत्रियों के बारे में भी व्यवस्था है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाएगा। संसद अधिनियम बना करके मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगी। इसके अलावा मंत्रियों को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। भले वह किसी भी सदन के सदस्य हों, वह राज्यसभा के सदस्य हैं तब भी राज्यसभा लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, या लोकसभा के सदस्य हैं तो दोनों में बोल सकते हैं, किंतु मतदान उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। अब इनके ऊपर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, अर्थात एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। वहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वह प्रत्येक पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा और इसलिए वह लोकसभा में के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से उन मंत्रियों को भी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ता है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा वितरित करने की, यहाँ पर विघटित शब्द है, विघटित करने की सलाह देता है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो वो सारे मंत्री अपना पद त्याग देंगे जो उस मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, भले वो लोकसभा के सदस्य हों या ना हो, किंतु लोकसभा में अविश्वास होने से उन सबको अपना पद, मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मंत्रिपरिषद जो है यह सलाह देती है कि मंत्रिपरिषद सलाह देती है कि लोकसभा का विघटन कर दिया जाए, तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसके पहले ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और राष्ट्रपति को यह पता है कि जिस मंत्रिपरिषद ने लोकसभा को विघटित करने की सलाह दी है उसे विश्वास नहीं प्राप्त है, उसे इस लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सलाह न माने, लोकसभा को विघटित न करे। तो इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण मंत्रिपरिषद के निर्णय प्रत्येक मंत्री का निर्णय माना जाता है, भले ही उससे वह व्यक्तिगत तौर पर सहमत न हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री
किसी निर्णय से सहमत नहीं होता फिर भी उसे उस निर्णय में शामिल होना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह मंत्री उसमें सहमत नहीं होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे देता है। हिंदू कोड बिल के समय डॉक्टर अंबेडकर ने भी नेहरू जी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। और ये जो शाहीन बानो जो भी उस समय का तलाक का केस आया था, मुस्लिम तलाक का जो केस आया था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी से आरिफ मोहम्मद खान ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कभी मंत्रिपरिषद की सलाह या मंत्रिपरिषद के निर्णय से कोई मंत्री सहमत नहीं है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अगर वह नहीं देता तो वह पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं। इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, वह उसके लिए लोकसभा के मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होगा, मंत्रिपरिषद उससे जवाब तलब कर सकती है। प्रधानमंत्री के सलाह के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किसी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। कोई मंत्री अगर प्रधानमंत्री सलाह देकर राष्ट्रपति से कहे तो राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता, अर्थात उसने क्या राष्ट्रपति को सलाह दी है इस पर कोई न्यायालय जांच नहीं करेगा, कोई मुकदमा नहीं चलाएगा। अब यहाँ पर 3 तरह के मंत्रियों की चर्चा है। पहला कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री में मुख्य मंत्रालय आते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के करीबी होते हैं, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए या कभी कभी स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्रियों को रखा जाता है। अगर उन्हें स्वतंत्र रखा गया तो उन्हें स्वतंत्र मंत्रालय दिए जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार, अथवा किसी भी बड़े मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय का कोई विभाग दे दिया जाएगा। और जो उप मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। तो इस तरह से तीन तरह के मंत्रालय कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल इसे कहते हैं और पूरे मंत्री यानी तीनों को मिला करके मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, कैबिनेट मंत्रालय यानी मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में ज़्यादा सदस्य होते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, किंतु मंत्रिमंडल में कम सदस्य होते हैं और इसमें प्रभावशील मंत्री होते हैं, इसमें सभी मंत्री नहीं होते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। मंत्रिमंडल की चर्चा संविधान में नहीं की गई है, किंतु मंत्रिपरिषद की चर्चा संविधान में की गई है। कैबिनेट की चर्चा नहीं है और मंत्रिपरिषद की चर्चा संविधान में की गई है। इसके अलावा एक अन्य शब्द भी आपने सुना होगा, किचन कैबिनेट, अर्थात प्रधानमंत्री के कुछ करीबी मंत्रालय होते हैं जो कि मंत्रिपरिषद के सारे निर्णय स्वयं ही ले लेते हैं प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के। इसके लिए एक शब्द प्रचलित हुआ था कैबिनेट मंत्री या किचन कैबिनेट का। किचन कैबिनेट में 2-4 मंत्री होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के करीबी होते हैं और ये अनौपचारिक संगठन है, इसका कहीं संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की चर्चा के दौरान, मंत्रिपरिषद की चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 74 जिसमें मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग और परामर्श देना, अनुच्छेद 75 मंत्रियों के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 77 सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन और अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। तो ये चारों महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इनमें 74 और 75 अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें एक बार आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर चर्चा के बाद लगभग केंद्र की कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका पर चर्चा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम केंद्र की व्यवस्थापिका पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और इसे 1 या 2 बार ज़रूर पढ़ें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। महादेव।